इतिहास लोक में आपका अभिनंदन है दोस्तों। हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में है सुल्तान फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के सिलसिले में अब तक हम 5 बार मिल चुके हैं और आज 6ठी बार मिल रहे हैं। पिछले अंकों में हमने देखा कि मोहम्मद तुगलक के बाद गद्दी पर बैठने वाला फिरोज तुगलक, जिसने 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक शासन किया, एक मजहबी सुल्तान था। होने को तो सारे ही सुल्तान मजहबी थे, होने को तो सारे ही सुल्तान इस्लाम के नियमों के अनुसार काम करने वाले थे, लेकिन फिरोज तुगलक ऐसा सुल्तान था जो शासन में सुविधा के नाम पर इस्लाम से छूट लेना नहीं चाहता था। इस्लाम के अनुसार जो 4 कर निर्धारित हैं, उसने वे 4 कर ही लागू किए, बाकी करों को हटा दिया। एक 5वां कर सिंचाई कर उसने लगाया, लेकिन वह उलेमाओं से पूछ कर लगाया। उसके काल में उलेमाओं की बन आई। क्यों? कि वह उनको विशेष महत्व देता था। हमने यह भी देखा कि वह जनता के बीच में अपनी छवि अच्छी बनाना चाहता था। मैं यूं कहूंगा कि वह अमीरों, सरदारों और उलेमाओं के बीच में अपनी छवि अच्छी बनाना चाहता था। इसलिए उसने क्षमा पत्रों की राजनीति की, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं। उसने अपनी गुप्तचर व्यवस्था को ढीला छोड़ दिया ताकि सरदार अमीर डरे नहीं। वे ये माने कि फिरोज तुगलक अच्छा आदमी है, अच्छा बादशाह है, अच्छा सुल्तान है। उसने लोगों को माफ भी किया और इतिहासकार कहते हैं कि उसने माफ किया। माफ सभी सुल्तान करते थे, लेकिन यह उद्धृत होता है खास तौर से फिरोज। उसने खुतबे में पहले के सुल्तानों के नाम डलवाए, नाम शामिल करवाए। ये बातें हमने की, लेकिन कुछ और बातें भी महत्वपूर्ण हैं फिरोज तुगलक के सुधारों के संदर्भ में। उसने ताजदारी के सिक्के जारी करवाए। आप यह नहीं समझ लें कि ताजदारी किसी धातु का या धातुओं के मिश्रण का नाम है और सिक्के यहां पर मुद्रा है, यह नहीं है। सिक्कों का मतलब होता है अधिनियमों से। सिक्के यानी अधिनियम। ताजदारी सीधा सा अर्थ है कि ताज के प्रति सम्मान, मुकुट के प्रति आदर, सल्तनत के प्रति सम्मान, यानी ऐसे अधिनियम लागू किए उसने जिनसे सल्तनत के प्रति, ताज के प्रति सम्मान प्रकट हो। बलबन ने भी अपने राजत्व सिद्धांत में कुछ प्रयोग किए थे नए, लेकिन बलबन ने जिस ढंग से काम किया राजत्व सिद्धांत के संदर्भ में, उसमें और फिरोज तुगलक के काम करने के ढंग में अंतर है। तो उसने 21 सिक्के जारी करवाए, अधिनियम जारी करवाए कि साहब ये चीजें सल्तनत के सम्मान में होनी चाहिए, जिससे लोगों को लगे कि सल्तनत बहुत बड़ी चीज है। इतिहासकार अफीफ उसके इन सिक्कों का उल्लेख करता है। कहा जाता है कि उसने 21 सिक्के जारी करवाए और 31 अलामात जारी करवाए। अलामात का मतलब आदेश। अभी कौन कौन से अधिनियम थे, उनमें से कुछ एक का अपन जिक्र कर लेते हैं। जैसे उसने कहा कि खुतबा पढ़ा जाना चाहिए। पहले के सुल्तान भी ऐसा करते आ रहे थे, अधिकतर चीजें होती आ रही थी। उसने यह आदेश, यह नियम बनवाया कि चंदन का सिंहासन होना चाहिए। राज सिंहासन है वह चंदन का हो।
जो मोहर है वह लाल रंग के रत्न की हो, और जो शाही फरमान है उसमें हस्तलेख सुंदर हो, और उपाधि लिखी हुई हो शाही। वो मोरछल हिलाने वाला होना चाहिए सुल्तान के पास, और दिन और रात का जब एक एक पहर गुजर जाए तो उसकी घोषणा होनी चाहिए, जिसको बागे पास कहते हैं। उसने ये हुआ कि घोड़े की जीन पर गिलाफ होना चाहिए, अभियानों के समय नौबत बजना चाहिए, शाही टोपी होनी चाहिए, शाही छत्र होना चाहिए, और ये जो मलिक लोग हैं ये दरबार में प्रातःकालीन उपस्थिति दें, बादशाह जब बाहर निकले तो उसकी घोषणा हो, मतलब यहां सुल्तान समझ लीजिए। और इस तरह की कई बातें, लेकिन एक बात का मैं उल्लेख करना चाहूंगा, वह बात मैंने रख ली कि अंत में कहूंगा। एक अधिनियम, एक सिक्का, वह था सल्तनत में इतिहास लेखन होना चाहिए। अब ठीक है, इतिहास लेखन के जो मापदंड थे वे उस समय अलग थे, लेकिन यह जागृति तो थी, यह जागरूकता तो थी कि इतिहास लेखन होना चाहिए, और हुआ भी। बर्नी ने प्रारंभ के 6 सालों का उल्लेख किया है फिरोज तुगलक के, लेकिन अफीफ ने तो पूरा वर्णन किया है, आगे तक का वर्णन किया है। और यह मैं कह ही चुका हूं कि फिरोज तुगलक को इस बात की चिंता प्रतिपल थी कि मेरी छवि इस्लाम के अनुसार शासन करने वाले सुल्तान की बने। इसलिए उसने कोई कसर नहीं रखी स्वयं को उदार दिखाने की। बस बात वही कि यह उदारता केवल सुन्नी मुसलमानों के लिए थी। भूमि की दशा सुधारने के लिए उसने कुछ काम किए, जैसे उसने ये किया कि अकाल के समय जो मोहम्मद तुगलक के दौर में लोगों ने जो कर्जे लिए थे उन कर्जों को इसने माफ कर दिया। यानी ये जो कर्जे माफ करने की राजनीति है ना, ये बहुत पुरानी है। हम अपने अब के दौर के नेताओं को देखते हैं ना, पिछले 30-40 साल से तो मैं देखता आ रहा हूं, जब से समझ पकड़ी है कि जब निर्वाचन होते हैं तो नेता लोग वादा करते हैं कि हम आपके कर्जे माफ कर देंगे। उस समय भी था, रूप अलग था। इसके अलावा मालगुजारी की दर घटा दी गई, भूमि की अच्छी तरह से जांच पड़ताल हो और टैक्स वह कम तय हो, ज्यादा नहीं हो, ताकि किसान को चुकाने में दिक्कत नहीं आए और वह मन लगाकर खेती करे। मेरी दूसरी बात पर ध्यान देना, मन लगाकर खेती करे। ऐसे उदाहरण हुए हैं बहुत इतिहास में, जब किसान ने खेती करना छोड़ दिया। क्या करे फिर वह खेती करके जब उसे कुछ मिले ही नहीं तो। सिंचाई का प्रबंध उसने बहुत अच्छा किया, इसके बारे में तो बात होती ही है। और सल्तनत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी सुल्तान ने सिंचाई पर इतना ध्यान दिया हो। उसने राजस्व विभाग के कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ा दी ताकि वे रिश्वत नहीं ले। और जो सिंचाई की बात मैं कर रहा था तो उसने उपज का 10वां हिस्सा 1/10 टैक्स के रूप में लेने के लिए रखा। सिंचाई की जहां तक बात है तो फिरोज तुगलक में 1000 बुराइयां हो सकती हैं, 1000 दोष हो सकते हैं, लेकिन
यह तो मानना पड़ेगा कि उसने नहरें बनवाई, और 4 नहरों का जिक्र होता है। पहली सबसे जो बड़ी नहर थी वह थी 150 मील लंबी, जो यमुना के पानी को हिसार तक लेकर जाती थी। जो दूसरी नहर थी वह थी 96 मील लंबी, और यह सतलज से निकलकर घग्गर में मिलती थी। अब आप देख लीजिए कि रास्ते में कितने प्रदेशों की सिंचाई करते हुए वह चलती थी। और जो बाकी जो 2 नहरें थी वह घग्गर और यमुना से निकलती थी और फिरोजाबाद तक जाती थी। फिरोजाबाद इसी का बसाया हुआ था, फिरोज तुगलक का। इन नहरों की देखभाल हो, इसके लिए फिरोज तुगलक ने इंजीनियर नियुक्त किए, आदमी लगाए उसने, विशेषज्ञ, एक्सपर्ट जिसको कहते हैं। और राज कर्मचारियों को कहा कि आप अनुचित कर की वसूली नहीं करेंगे। इसके पीछे चतुराई क्या थी? चतुराई यह थी कि यदि आप यह सब करेंगे, उदारता के साथ व्यवहार करेंगे, किसान को रखेंगे, अपने किसानों को आप उदारता के साथ रखेंगे, उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उस पर टैक्स कम रखेंगे, तो वह ज्यादा बड़े क्षेत्र में खेती करेगा, तो राज्य की आय बढ़ जाएगी उससे। और राज्य की आय के मामले में तो मैं कहता हूं ना कि फिरोज तुगलक बहुत ज्यादा चिंतित ही नहीं था। उसको तो चिंता इस बात की थी कि इस्लाम के नियमों के अनुसार शासन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस ये जरूरी था उसके लिए। क्योंकि उसने जो जो कर हटाए हैं 4 करों के अलावा, इन करों को हटाने से राज्य को बड़ा नुकसान हुआ था। मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि इसकी जरूरत नहीं थी। एकदम जो गैर जरूरी कर थे उनको हटाना चाहिए था, और एक संतुलन रखते हुए कुछ करों को बनाए रखना चाहिए था। मजबूर होकर उसको सिंचाई कर लगाना पड़ा ना बाद में, वह इस्लाम का उल्लंघन ही था, लेकिन उसने उलेमाओं से पूछ लिया, उनकी परमिशन ले ली। इसी तरह से आप उलेमाओं से पूछ के कुछ और कर भी रख सकते थे। खैर, वह लिखता है अपनी किताब में, देखिए वो स्पष्ट है फिरोज तुगलक, 2-3 बातों में स्पष्ट है कि मैं इस्लाम के रास्ते पर चलने वाला आदमी हूं, और मुझसे जो लोग इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं वे अपेक्षा न करें कि मैं उनके प्रति कोई उदारता रखूंगा। पहली बात बिल्कुल स्पष्ट। और दूसरी बात ये कि खजाना खाली हो तो हो, टैक्स नहीं लगेंगे जो इस्लाम के नियमों में नहीं है। वह अपनी किताब में लिखता है कि मित्रों के हृदय को संतुष्ट रखना खजाना भरने से अच्छा है। अब यहां मित्र कौन हो सकते हैं? या तो अमीर होंगे, या सरदार होंगे, या उलेमा होंगे। वो खुश रहने चाहिए, खजाना भरना जरूरी नहीं है। इसको आप और आगे मुस्लिम जनता तक ले जा सकते हैं। और खजाने को खाली रखना लोगों को तकलीफ देने से अच्छा है। तो इन 2 बातों में वह बिल्कुल स्पष्ट था। इसके अलावा यदि हम उसकी न्याय व्यवस्था की बात करें तो उसमें भी वह स्पष्ट था कि न्याय और धर्म, ये दोनों विभाग उलेमाओं के पास रहेंगे, धर्माधिकारियों के पास रहेंगे। बिल्कुल स्पष्ट था वो। उसने ये कह दिया कि इस्लाम में हाथ पांव काटने का एक नकार है, मनाही है, तो मेरे राज्य में किसी के हाथ पैर नहीं काटे जाएंगे। वो कहता था कि खुदा के बंदों को कुरूप या उनको अपंग बना देने का अधिकार किसी का नहीं है। और मृत्यु दंड का तो उसने लगभग परित्याग कर दिया था। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि किन के लिए परित्याग कर दिया था, किस वर्ग के लिए परित्याग कर दिया था। और जब भी उसे जरूरत पड़ती तो वह उलेमाओं का परामर्श लेता। स्पष्ट था कि वे धर्म और न्याय के मामले में मैं इनकी ही मानूंगा। और उसने अदालतों की संख्या बढ़ाई, जगह जगह पे उसने बड़े बड़े स्थानों पर अदालतें लगवाई, ताकि लोगों को इंसाफ हासिल करने के लिए, इंसाफ
पाने के लिए, इंसाफ पाने का निवेदन करने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े, ये उसने कोशिश की। और इसके अलावा उसने उसके बारे में लिखता है अफीफ कि उसका स्वभाव ऐसा था कि यदि उसकी सवारी निकल रही होती थी और उसके सामने कोई फरियादी आ जाता था तो वह अपने घोड़े की लगाम खींच लेता था, पूछता था भाई बोल दुखी, क्या कहना चाहता है। तो कोई बात कहता तो फिर कहता कि क्या मैंने इतने सारे आदमी लगा रखे हैं, तुमने किसी को कहा नहीं। वो यदि कह देता कि साहब मैंने कहा था तो उनको वहीं बुलवा लेता, या बाद में मैं उनको उलाहना देता, उनको कहता कि ये आप नहीं कर सकते, ये मेरी मेरी प्रजा है, मेरे लोग हैं। जैसा भी वह करता था, दिखावे के लिए करता होगा लेकिन यह करता था वह, और निपटारा कर देता था वहीं पर चीजों का। तो इस तरह से जो फिरोज तुगलक है, उसकी जो शासन व्यवस्था है, उसके जो सुधार हैं, उन सुधारों के संदर्भ में हमने आज बात की कि उसने ताज का सम्मान बनाए रखने के लिए किस तरह के अधिनियम जारी किए। हमने बात की कि उसने दंड व्यवस्था को उदार रखा। हमने बात की कि उसने किसानों के प्रति नरम व्यवहार किया। हमने बात की कि उसने उपज बढ़ाने के लिए और नहरें बनवाई। तो ये कुछ बिंदु हैं जो फिरोज तुगलक का जब इतिहास लिखा जाता है तो उसके साथ जोड़े जाते हैं। अभी हमें फिरोज तुगलक के संबंध में और मिलना होगा। हमारी अगली मुलाकात हो, तब तक अपने इस दोस्त को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।